बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं 9th क्लास की, और आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी समझ आएगी। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसका ना तारुफ करवा दूँ कि इसमें हमने असल में काम करना क्या है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये तारुफ होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? ज़ाहिर सी बात है आप जानते होंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है कि जिसका एक एंगल 90 का हो। जो सीधी लाइन जो जा रही है अब ये 90 की होती है, ठीक है। जिसमें ये बॉक्स बन जाए, जिसकी एक लाइन जो है तिरछी जा रही हो और एक बेस हो। जैसे इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो तिरछी लाइन है जिसको उर्दू में वितर कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को उर्दू में कहेंगे अमूद, और जो ये नीचे है इसको बेस कहते हैं और उर्दू में इसको कायदा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी 6.2 एक्सरसाइज जो है ना वो तकरीबन इसी से रिलेट होने वाली है। अब इससे पहले ना हम एक फार्मूला ही समझ लें कि जिसको हम यूज़ करते हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है बच्चों। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, बल्कि हेयर्स नहीं होता, थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब ज़रा आपने गौर करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब इससे भी पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जो हमने बात करनी है वो टोटल होती कितनी है। उनमें से एक है साइन, कॉस, टेन, ये तीन हो गई। अब साइन का रेसिप्रोकल जो है ना, उलट जो है उसकी, वो बन जाती है कॉसिकेंट। कॉस की सिकेंट और टेन की कोटेंजेंट। तो ये पहले तीनों के ऊपर जो है ना, अगर आपको पहली तीनों का पता चल गया ना बच्चों, तो ये अगली तीनों आपको वैसे फ्री में मिल जाती हैं, क्योंकि इनको पलटें, रेसिप्रोकल करें, जो भी आंसर आया ना इनका उसको रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये तीनों आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब आपको सिर्फ तीन पे ही मेहनत करनी है। तो इन्हीं तीन के ऊपर ही फार्मूला जो है ना ये बना हुआ है, देखें, गौर करें। अब पहला गौर कर लें, क्या था? साइन था, उसका एस नज़र आ रहा है ना, तो सम का भी एस है। दूसरा कॉज का सी नज़र आ रहा है, तो करली का भी सी आपको नज़र आ रहा होगा। तीसरा टेन का टी नज़र आ रहा है, तो थ्रू का भी टी नज़र आ रहा होगा। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है, सम पीपल हैव, पहला पहला लफ्ज़ उठाना है, सम पीपल हैव का। तो फिर एस से जो मुराद है ना बच्चों, वो तो हमने फिर ले ली है कि साइन, तो वो किसके बराबर है? पी ओवर एच। किसके बराबर है? पी ओवर एच। तो पी से मुराद है परपेंडिकुलर और एच से मुराद है हाइप, यानी कि ये जो दोनों को डिवाइड कर दूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को, तो आपको साइन मिल जाएगा, साइन की वैल्यू मिल सकती है आपको। इसी तरह से सेकंड देखें, करली ब्राउन हेयर, तो सी से मैंने आपको बताया था कि सी से आपने कॉज फर्ज कर लेना है, और ब्राउन से बी और हेयर से एच आ गया ना, तो बी ओवर एच आपका ये फार्मूला बना, बी ओवर एच। तो बी से क्या है? बेस, कायदा, और एच जो है वो फिर दोबारा से हाइपोटेन्यूज ही है। तो इसका मतलब कि साइन और कॉस दोनों के डिवाइड में एच है। गौर से देख लें, साइन और कॉस दोनों के डिवाइड में क्या है? एच है। उसके ऊपर परपेंडिकुलर है और उसके ऊपर बेस है। और तीसरा जो थ्रू प्रॉपर ब्रश है, टी पी बी, तो टी से 10 फर्ज कर लेंगे और पी ओवर बी, ये इससे हम 10 फाइंड कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस अगर आपके पास गिवन हो तो आप 10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें
तो साइन और कॉस जो है ना बच्चों, उनके न्यूमरेटर जो थे, ऊपर वाली वैल्यूज़ थी, इसकी साइन के ऊपर p था और कॉस के ऊपर क्या था, b, यानी कि दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो tan आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साइन जो है ना, साइन और ओवर कॉस जो है ये दोनों डिवाइड हों तो tan आ जाता है। ये भी एक फार्मूला है, आप इससे अगली एक्सरसाइजेस में ना आपको सिखाऊंगा, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही कर दिया है। अब यहाँ पर जिस पे हमने काम करना है ना बच्चों, वो असल चीज़ तो ये है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन किसके बराबर है, p ओवर h, करली ब्राउन हेयर b ओवर h कॉस, थ्रू प्रॉपर ब्रश tan थीटा किसके बराबर है, p ओवर b। ये तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बच्चों साइन तो हो गया p ओवर h, कॉस हो गया b ओवर h, tan हो गया p ओवर b, तो फिर कॉसिकेंड क्या होगा, इसको पलट दें। जब आप इसे पलटेंगे तो h ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। इसको भी पलटेंगे, h ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। और जो tan को पलटेंगे तो फिर b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। इसकी मदद से आप जो है ना बच्चों ये बाकी तीन रेशोज़ भी फाइंड कर लेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहन में रखेंगे, मैं आगे भी आपको दोबारा भी बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। लें जी बच्चों, अब मैं पहले इसकी एक दो डेफिनेशंस के ऊपर आपसे बात कर लूँ। डेफिनेशंस जो है ना बच्चों वो आपको साथ साथ मैं थोड़ी सी करवा रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े तजुर्बाकार जो टीचर्स थे उनका भी एक्सपीरियंस 100% नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कुछ टीचर्स कह देंगे कि जी हाँ ये चीज़ें आएंगी, लेकिन 100% कुछ नहीं है, क्योंकि लाहौर बोर्ड जो है ना फ़िलहाल तो डरा ही रहा है कि हम जो है ना वो काफ़ी MCQs में मुश्किल बनाएंगे और ये वो। लेकिन बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, आप अपनी मेहनत करें, अल्लाह खैर करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन बच्चों, वो कह रहा था फंक्शन दैट रिलेट एंगल्स टू साइड लेंस, साइड लेंस इज राइट एंगल ट्राइंगल इज नाउन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। साइन को पूरा जो है ना इस तरह लिखते थे, साइन की जो पूरे जो है ना लफ्ज़ वो ये हैं SINE, पूरे लेटर साइन के SINE, ये हैं चार हैं, लेकिन हम इसे तीन के साथ ही लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा एंगल है और साइन रेशियो है। कोसाइन पूरा लफ्ज़ है, लेकिन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कॉज कहते हैं। पूरा लफ्ज़ है टेंजेंट, लेकिन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में टैन कहते हैं, ठीक है बच्चों। शॉर्ट फॉर्म के साथ हमने फिर एंगल यूज़ करना होता है ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि ये पूरे पूरे लफ्ज़ लिखें हम। तो अब इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जो ताल्लुक़ कायम करे एंगल का उसकी साइड लेंस के साथ, एंगल का उसकी साइड लेंस के साथ। देखें ज़रा दोबारा से, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना ली जल्दी से। आपने ये नहीं देखना कि मेरी ड्राइंग बुरी है कि अच्छी है, आपने बस सीखना है। तो बच्चों ये फ़र्ज़ कर लिया जी ABC, तो A के सामने जो साइड है ना ये आपका एंगल है, इस एंगल के सामने एक साइड है, ठीक है बच्चों, जिसको हमने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूस। B के सामने एक साइड है परपेंडिकुलर, और C के सामने एक साइड है बेस। तो इनका आपस में फिर ताल्लुक़ बन जाता है। आप देखें तीन एंगल हैं और तीन ही साइडें हैं, तो साइड जो होती है ना उसके सामने वाली साइड के सामने वाला एंगल जो है ना, इनका आपस में फिर रिलेशन कायम हो जाता है। आप जो है ना वो कोई सी भी अगर आपने साइड फाइंड करनी है या एंगल फाइंड करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो आपकी हेल्प करेंगी। तो इसके अंदर यही बात कर रहा है कि एंगल और साइड लेंथ का आपस में रिलेशन कायम हो जाता है। इनमें से किसी को भी फाइंड करना हो हमने तो ये रेशियोज हमारे काम आती हैं। अब इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो बच्चों रियल लाइफ में देखें, अगर ये पेन है, आपसे मैं कहूँ कि इसको मापें, तो आप 1 मिनट से पहले इसको फीते के साथ मेजरमेंट टेप के साथ आप आराम से इसको माप लेंगे। ऐसे ही किसी बुक की मोटाई मापनी है तब भी आप माप लेंगे। कमरे की ऊंचाई मापनी है, आप हो सकता है माप लें, ठीक है बच्चों। जो चीज़ें पॉसिबल है मापना वो आप बगैर किसी जो है ना डायरेक्ट, बगैर किसी वजह के डायरेक्ट माप सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मेजरमेंट्स जो है ना वो हमसे डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकती। कुछ लंबाइयाँ या चौड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे ये एग्जांपल से पहले देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई पोल पर कोई फ्लैग लगा हुआ है और वो बहुत ही ऊंचा है, सबसे पहले तो वो किसी बहुत बड़े प्लाजे पे लगा हुआ है और फिर उससे भी ऊपर उसकी ऊंचाई इतनी ऊंची है कि आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा कि उसको आप मापें, लेकिन आपको कहा गया है कि इसको मापें, तो फिर आप इनडायरेक्टली
रेशोज़ के ज़रिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ज़रिए उसको माप सकते हैं, फिर आपको ईजी हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी चट्टान की, किसी पहाड़ की ऊंचाई चौड़ाई को मापना है तो तब भी ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है ना अप्लाई की जाती हैं। तो वो यही कह रहा है कि समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू obtain डायरेक्ट मेजरमेंट। कभी कभार ना डायरेक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, बिकॉज दीज आर डिफरेंट एंड डेंजरस, क्योंकि ये मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है। आगे एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो कहता है कि फिर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है, साइन कोस टेन वगैरह को, ठीक है। ये अब आपने अपने जहन में रखना है। चलें जी, अब फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब क्या आपको ये मैं समझाऊं, ये मैंने लिखा तो था लेकिन मैंने आपको पेज पे अलग से समझा दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई थी तो वो यहाँ पे देख ले। साइन था P/H, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ये यूज़ किया P/H। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि बच्चों ज़रा मुझे बताएं तो इसका आंसर क्या बनेगा, P/H तो आंसर नहीं है ना। ये जो लिखे हुए ना उनकी लेंथ साइडें लिखी हुई हैं वो आंसर बनेगा। तो P क्या है आपका A, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है C। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपको ये कह दूं कि जी बच्चों ये है 3, 5, 4, अब मुझे इसका साइन बताएं, तो आप फिर यही करेंगे ना P/H। P क्या आपका 3, H क्या आपका 5, तो 3/5 ये आपका आंसर है। और अगर आपसे कहा जाए कि कॉस बताएं, तो कॉस का क्या करेंगे, B/H है तो B/H। B क्या आपका बेस 4, H क्या 5, 4/5। बस ये काम है बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। ये P/H है तो H/P है। कॉस का B/H है तो H/B है सिकेंट, ठीक है बच्चों। टेन P/B होता है तो कॉट उसका उल्टा होता है B/P। अब कभी कभार कुछ टीचर्स ऐसे भी कर लेते हैं कि पहले तीनों तो फाइंड कर लिए, अगले तीनों जो है ना अगर करने हो ना तो वो इस तरह भी कर लेते हैं कि अगर उन बच्चों को ये डिवाइड याद ना रहें, तो फ़र्ज़ किया एक बच्चे ने कोसिकेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब ज़रा ये ऊपर देखें, मैंने आपको ये साइन फाइंड किया है, क्या था 3/5। अब इसको ज़हन में रखना है, साइन मैंने किया था 3/5, तो कोसिकेंट जो है वो होता है एक किस्म का साइन का उलट, रेसिप्रोकल। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है बच्चों। एक तो हाल ये है कि आप इसको डायरेक्ट ही पलट देना, 5/3 आंसर है। और एक फार्मूला बनता है कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1/sin। तो आप इसको इस तरह, अगर साइन की वैल्यू क्या आई थी 3/5, फिर भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर तो बहुत कम ही होंगे, इससे आगे एक्सरसाइजेज में शायद यूज़ हों। फिलहाल ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, अगर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने अगर ये चीज़ें आप जेन में रख सकते हैं ना, ये 6 चीज़ें, तो फिर ये नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये 6 चीज़ें ही अपने जहन में इतनी पक्की कर लें तो ये एक्सेस पूरी आपकी ग्रिप में है। चलें जी, फिर अब स्टार्ट करते हैं। लें जी बच्चों, 6.2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये उसने तकरीबन 10 सवाल दे दिए हैं। कह रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड, कोसिकेंड, कोटेंजेंट, टेंजेंट फाई, कोसिकेंड फाई, सिकेंड फाई, कॉस फाई। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मैंने आपको थीटा का तो समझा दिया है, लेकिन आगे गौर करें 6 से ना फाई भी आ रहा है, तो फाई का भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि ना आपको आसानी रहे। फाई के बारे में देखें, फाई की भी एक ना एग्जाम्पल हम कर ही लें। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ कर लिया जी थीटा था। अब थीटा अगर ये है ना बच्चों, तो आप मुझे बताएं कि आपका ये मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर, ये क्या था बेस, ये क्या था हाइपोटेन्यूज। कभी कभार इस तरह हो जाता है कि एंगल जो है ना वो बेस की जगह पर ना ऊपर बना देता है, तो फिर हम उसको एक नया नेम दे देते हैं फाई। अब यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि फिर अब आपकी बेस जो थी ना, वो गौर करें एंगल के साथ ही आपकी बेस थी, ठीक है बच्चों, एंगल के साथ ही आपकी बेस थी।
तो फिर आपकी बेस चेंज हो गई है, ये आपकी बेस बन गई है और ये आपका परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होगा। तिरछी लाइन चेंज नहीं होगी दोनों सूरतों में, लेकिन पी और बी आपस में चेंज हो जाते हैं। परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में ये देख लें कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। चलें अगर आपको इस तरह समझ आ जाए तो ये जो एंगल दिया हुआ है ना उसके सामने परपेंडिकुलर है, बस ये ज़हन में रख लें। अब इधर एंगल दे दिया है तो फिर उसके सामने परपेंडिकुलर है, समझ लग गई। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये फाई के सामने फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो नीचे है, तो फिर ये बेस बन जाएगी। पी और बी आपस में चेंज हो जाते हैं। दोबारा सुन लें कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, इधर भी फाई के सामने ये परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है, मैं देखता हूँ कि फिर अब आपको समझ लगी है कि नहीं। लें जी बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था आपका। पहला क्वेश्चन है, उसने आपको शेप बना के दी हुई है बुक में और उसने दोनों ही दे दी हैं, थीटा भी और फाई भी। 4, 5, 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। तो साइन का हमने फार्मूला क्या लिखा हुआ है, पी ओवर एच। थीटा है, ज़रा देख लें, जब तक थीटा है ना तो कोई मसला नहीं है। पी ओवर एच आ गया, तो पी आपका क्या है 4, एच क्या है 5, 4 ओवर 5 आपका आंसर। कॉस बी ओवर एच होता है, तो बी क्या है 3 और एच क्या है 5, तो 3 ओवर 5 आपका आंसर है। 10 क्या है बच्चों, पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी आपका 3, सॉरी परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है 3, तो 4 ओवर 3 ये भी आपका आंसर बन गया। सीकेंट थीटा किसके बराबर है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या था बी ओवर एच, तो सीकेंट फिर क्या होगा एच ओवर बी, पलट गया ना, बी ओवर एच को पलटा तो सीकेंट बन जाता है एच ओवर बी। तो एच आपका क्या है 5, हाइपोटेन्यूज 5 है और बी क्या है 3, और दूसरा यहाँ से भी आप पलट सकते हैं, 3 ओवर 5 को पलटेंगे तो 5 ओवर 3 बन जाएगा। कॉसिकेंट थीटा जो आपका क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, पी ओवर एच है, यानी कि 4 ओवर 5, तो वो 5 ओवर 4 हो गया। ठीक है, 4 ओवर 5 था ना साइन, तो देखें कॉसिकेंट फिर क्या आया 5 ओवर 4। लें जी, अब 6 से ज़रा गौर से देखना है आपने, 6 में अब आ गया 5, एंगल चेंज हो गया। अब शेप को गौर से देखें, अब 5 के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया है, ये आपका पी है। पी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 5 के लिए, पी आपका 3 है, बी आपका 4 है, लेकिन एच तो आपका वही रहेगा जो कि थीटा के साथ भी था। तो फिर अब कॉट जो है वो बी ओवर पी था, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखें बेस आपकी क्या है 4 है, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 4 ओवर 3 बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे 10 5, अब ये बिल्कुल कॉट का उल्टा ही होता है। ये देखें 4 ओवर 3 था ना, तो वो 3 ओवर 4 आ गया, रेसिप्रोकल है ना दोनों, टेन और कॉट एक दूसरे के, तो वो पी ओवर बी होता है। ये मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है। तो ये आपका पी क्या है 3, पी को देखें 3 है और बी को देखें 4 है। ये मैं 5 के लिए कर रहा हूँ, ये मैंने आपको अलग से इसलिए लिख दी। आप इस तरह अलग से ना लिख लिया करें, थीटा के लिए भी और उसके लिए भी ना, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। शेप की तरफ बार बार देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह आप लिख लें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, लिख लिया तो फिर ये पक्की बात है बेस ही हुआ ना, फिर इसका तो खैर मसला ही नहीं है, ये तो एच ही रहा। अब कॉसिकेंट क्या है जी आपका, कॉसिकेंट आपको पता है कि एच ओवर पी होता है, क्योंकि साइन आपका पी ओवर एच होता है। साइन क्या है पी ओवर एच, तो कॉसिकेंट फिर एच ओवर पी ही होगा ना। तो एच आपका क्या है 5 और पी क्या है 3, तो 5 ओवर 3 बच्चों ये भी आपका आंसर आ गया। सीकेंड आपका क्या होता है, ये देखें एच ओवर बी, एच आपका क्या है 5 और बी क्या है 4, 5 ओवर 4 ये आपका आंसर है। और कॉज आपका क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 4 और एच क्या है 5, तो 4 ओवर 5 बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बच्चों, अब ज़रा जल्दी जल्दी करते जाएं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, बाकी तो काम सारा वही है। पी ओवर एच है तो पी ये है 8 ओवर 17 हो गया, बी ओवर एच है 15 ओवर 17 हो गया, ये 15 है ये 17 है, तो 10 पी ओवर बी है तो ये 8 ओवर 15 परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बच्चों, सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस क्या था 15 ओवर 17 था ना, तो ये देखें ये पलट गया 17 ओवर 15 हो गया। सीकेंड को देखें, कॉस का
रेसिप्रोकल है, बिल्कुल गौर से देखें। वो 15/17 था, तो ये 17/15 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं है, वैसे लिखना चाहिए था B/H। कॉसिकेंट क्या है जी बच्चों? कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, P/H है, तो वो क्या होगा फिर H/P। ठीक है, तो वो 8/17 था, तो वो 17/8 हो गया। अब फाई पे आए, कॉट फाई यानी कि B/P। अब ये गौर कर लें कि फाई के सामने परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये फाई के सामने फिर 15 जो है ना, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया बच्चों, ये साइड पे लिख लिया करें। और बेस अब आपकी क्या हो गई 8, लेकिन एच चेंज नहीं होगा, 17 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, थीटा के लिए आपका जो परपेंडिकुलर था ना वो 8 था, जैसे ये गौर करें, ये परपेंडिकुलर 8/17 था ना। फाई के लिए आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया, 15 आ गया। लो जी, अब इसके साथ आप B/P, B आपका 8 है, P आपका 15 है, ये आंसर आ गया। 10 इसको पलट दें, 8/15 को पलटा तो 15/8 हो गया। उसके बाद कॉसिकेंट फाई, कॉसिकेंट साइन का उलट होता है, यानी कि P/H का उलट। ये देखें P/H का उलट होता है ना, तो H/P कर दिया, तो H आपका क्या है यहाँ पे 17 और P क्या है 15, तो 17/15 आ गया। सीकेंड क्या होता है? कॉस का उलट होता है B/H का, तो उसको H/B बना दिया। H क्या आपका 17 और B क्या आपका 8, तो 17/8 आ गया। कॉस आपका क्या है B/H, इसी को पलट दें, 17/8 को पलटा तो 8/17 हो गया। कॉस क्या हो गया 8/17। अच्छा जी, जल्दी जल्दी अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, बस अब वही वैल्यूज ही चेंज हो रही हैं बच्चों। साइन जो है आपका क्या होगा 5/13 आ गया। कॉज आपका क्या होगा 12/13, वो भी आ गया। टेन आपका क्या होगा 5/12, वो भी आ गया। सीकेंड जो है वो कॉस को पलट दें, 12/13 था तो पलटा तो क्या हो गया 13/12 हो गया। कॉसिकेंड जो है वो साइन को पलट दें, 5/13 था तो पलटा तो 13/5 हो गया। 13 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ये आ गया जी। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे 5 वाले आ गए, तो 5 में फिर मैंने लिख दिया कि B जो है वो क्या है B/P। कॉड जो है B/P और टेन उसके नीचे लिखा हुआ है P/B। टेन का तो आपको पता है ना P/B होता है, तो फिर कॉट आपको पता लग गया B/P होगा। तो अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं यहीं से फिर मैं आपको बता देता हूँ। 5 के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपका फिर क्या हो गया बच्चों 12, बेस क्या हो गई आपकी 5, H क्या हो गया आपका 13। इस तरह लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब कॉट आपका आ गया B/P, तो B आपका 5 है, P आपका 12 है, ये 5/12 आ गया। 10 आपका फिर इसको पलट दें, 12 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। कॉसिकेंट आपका जो है ना वो H/P होता है, H आपका 13 है, P आपका 12 है, ये आ गया 13/12। सीकेंड आपका जो है वो H/B होता है, तो 13/5 ये आ गया। ठीक है बच्चों, कॉज आपका फिर इसी को पलट दें, सीकेंड को 13/5 था ना, तो 5/13 कर दिया। तो ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब ये तकरीबन एक्सरसाइज तकरीबन ज़्यादा ऐसी ही है। अब आप गौर करें ज़रा, वो कह रहा है कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उसने फिर दोबारा दोनों एंगल दे दिए हैं, थीटा भी दे दिया और फाई भी दे दिया है, लेकिन इस दफ़ा उसने नंबर्स की जगह पे ना लेटर्स दे दिए हैं ABC। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये बात गौर करें कि बाहर जो B लिखा हुआ था, तो फिर उसका साइड B स्मॉल b बनेगी, वो कैपिटल B तो वो स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c, कैपिटल A के सामने स्मॉल a। ठीक है, तो अब ये साइन P/H होता है, आपको पता है। तो अब हम कर रहे हैं थीटा के लिहाज से बच्चों। ठीक है, तो थीटा के लिहाज से जब हम कर रहे हैं साइन थीटा, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर फिर क्या बनेगा C। थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर बनेगा आपका C, बेस बनेगी A और हाइपोटेन्यूज बनेगा B। लें जी, तो फिर अब हमने देखा कि ये P/H था, तो P/H में देखें C/B, तो ये C/B आ गया। उसके बाद कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के लिए B/H करना होता है ना, तो B आपका क्या है A, H क्या है B, तो A/B आपका ये आंसर बन गया। टेन थीटा किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका C और बेस क्या है A। परपेंडिकुलर C है और बेस क्या है A,
तो सी ओवर ए आपका बन गया। अब फिर हमने फाई के साथ भी 3 ही फाइंड करने हैं, शुक्र है चलो उसने 3 ही कहा है यहाँ पे। तो फाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर उसके सामने परपेंडिकुलर है। अब आपका फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, ए, तो फिर ये क्या बन गया, बेस बन गई, और ये आपका हाइट चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब साइन फाई का फार्मूला तो वही रहेगा ना, पी ओवर एच। तो पी आपका क्या है ए, एच क्या है बी, तो ए ओवर बी आपका आंसर आ गया। कॉस फाई जो है वो क्या है, बी ओवर एच है, तो बी आपका क्या है सी, और एच क्या है बी, तो सी ओवर बी आपका आंसर बन गया। टेन फाई जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर फाई का आपका क्या है बच्चों ए, और बेस क्या है सी, तो ए ओवर सी आपका आंसर बन गया। इसको ज़रा बड़ी एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि एक ही शेप पे जब 2 दे दिए जाए तो फिर कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप ज़रा तवज्जो से देखेंगे इसको, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, इसके साथ आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप पहले ही लिख लिया करें कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मिल गया तो फिर दूसरा तो बेस ही है ना, फिर ये बेस है। अब इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है तो फिर वो बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की जगह चेंज हो रही है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह वैसे का, दोनों के साथ देखें बी ही है, इधर भी बी है। अच्छा जी, अब इसका अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। अगले क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा आपके ऊपर रहम खाया, क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दिया। तो वो कह रहा है जी साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा जहाँ वो 1 के इक्वल होते हैं, साथ आपको शेप दे दी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्योंकि वेरीफाई करना है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई करें। तो साइन का क्या फार्मूला है, पी ओवर एच, और कोसिकेंट का क्या है, एच ओवर पी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो पी क्या है आपको नजर आ रहा है 3, एच क्या है 5, तो 3 ओवर 5 लिख दिया मैंने, और एच ओवर पी इसी को पलट दें 3 ओवर 5 को, 5 ओवर 3 हो गया। तो ये 3 3 से गया, 5 5 से गया बच्चों, तो 1 आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। अगला भी ऐसा ही है, अगर अगले में आप देखें तो वो भी ऐसा ही है। वो कह रहा है कॉस जो है ना वो सीकेंट के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो 1 आंसर आए। हमने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कॉस और सीकेंट। तो कॉस आपको पता क्या है, बी ओवर एच होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट उसका उलट है, तो एच ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया। अब बी की वैल्यू ज़रा ऊपर से देख लेते हैं। बी की वैल्यू है, बेस की वैल्यू 4 है, ठीक है बच्चों, बेस की वैल्यू 4 है, और एच की वैल्यू क्या है 5, तो 4 ओवर 5 बनता है। देखते हैं भला, हमने 4 ओवर 5 ही लिखा है, हाँ ठीक है 4 ओवर 5 लिखा है हमने। तो अब उसको पलट दिया तो 5 ओवर 4 हो गया, 4 4 से कट गया, 5 5 से कट गया, तो फिर फुल कटिंग हो जाए तो 1 आंसर आपका आ गया। ठीक है बच्चों, ये भी प्रूव हो गया, क्योंकि 1 ही प्रूव करना था ना। अब इससे अगले सवाल में क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है टेन और कॉट, और हमें पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो टेन और कॉट। अब टेन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है बच्चों, तो परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 है, और बेस नज़र आ रहा है 4 है। तो 3 ओवर 4 मैंने लिख दिया, और फिर 4 ओवर 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 से कटा, 4 4 से कटा, तो क्या आंसर आ गया 1। लें जी बच्चों, इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि 90 के साथ अगर कोई एंगल ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेशो चेंज हो जाती है। अब रेशो चेंज करने के लिए आपने जो बात जहन में रखनी है, 90 पर 270 पर भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है 270। असल में ये जो सीधी लाइन है ना, ये गौर करें, 90 इधर होता है और 270 नीचे होता है। ये अगर एंगल आ जाए ना तो इस पर टोटल रेशो ही चेंज हो जाती है। साइन कोस बन जाता है, कोस साइन बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है, कॉट टेन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि साइन अगर आ गया, फ़र्ज़ किया मैंने आपसे कहा कि साइन है 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर बनेगा, साइन को मैंने कोस बना देना है क्योंकि साइन कोस के साथ चेंज हो जाता है। तो ये 90 ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस का साइन भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये एंगल जो सेकंड पोजीशन पे है ना बच्चों, वो बचेगा सिर्फ थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे चल रही है, गौर करें। वो कह रहा है साइन 30 जो है ना, उसको अगर हम ओपन कर लें साइन 90 माइनस 60 के तौर पर, गौर कर लें 90 में से 60 निकालें ना तो 30 ही बचते हैं, देख लें गौर से। ठीक है, उसने कहा अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो फिर अब आप बताएं कि इसका क्या सूरत हाल होगी। हमने 90 को देखा तो हमने कहा लो जी अब साइन तो नहीं आने वाला, साइन को हमने चेंज करना है, तो साइन को किससे चेंज करेंगे, कॉस से।
कॉज आ गया, साइन तब्दील हो गया कॉज से, और ये सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 60, वो आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे अब जल्दी जल्दी देखते जाएं। कॉज के साथ 90 आ गया है तो कॉज नहीं रहा, अब वो साइन बन गया है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 60, वो साथ आ गया। आगे टेन के साथ 90 आ गया तो अब टेन तो चेंज होगा कॉट से, एक दूसरे के रेसिप्रोकल के साथ चेंज होते हैं ये। ठीक है, तो टेन जो है वो कॉट से चेंज हुआ, तो फिर सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ था 60, वो आ गया। साइन 90 के साथ है तो साइन चेंज हो गया, कॉस बन गया, और सेकंड पे क्या लिखा हुआ 30, वो आ गया। कॉस के साथ 90 है तो कॉस खत्म हो गया, साइन 30 आ गया। साइन के साथ 90 है तो साइन खत्म हो गया, तो फिर कॉस बन गया। सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 45। टेन के साथ 90 है तो टेन खत्म हो गया, तो कॉट के साथ फिर सेकंड पे क्या लिखा हुआ 45, वो आ गया। कॉस के साथ 90 है तो कॉस खत्म हो गया, तो कॉस की जगह पे क्या आएगा साइन, तो सेकंड पे क्या लिखा हुआ 45, तो वो आ गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स थे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसको ज़रा देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैं भी अब थोड़ा थोड़ा थक गया हूँ। कोशिश करें कि जो है ना वो सवालात को ना उतार लिया करें, और फिर उनको बार बार देखते रहेंगे तो फिर आपको ये पक्के होंगे। ऐसे नहीं होगा कि लेक्चर ले लिया तो बस आ गया, नहीं, नोट किया करें इसको। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहा है इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक एंगल 90 का है, तो बी के ऊपर वो कह रहा है एंगल 90 का है। ये शेप में देखें तो वो तो हमें वैसे भी पता ही था कि 90 का है, शेप को ज़रा गौर से देखें तो बी के ऊपर ही 90 का बॉक्स बना हुआ है ना, तो वो ना भी कहता तो हमें पता था। आगे कहता है एंड सीज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये भी हमें पता था कि सी पर एक एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है, वो एंगल बच्चों जो 90 से छोटा हो ना वो एक्यूट होता है। और देखें राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 का होता है, बाकी दोनों एक्यूट ही होते हैं। ठीक है, वो दोनों मिलकर जो है ना वो इसके बराबर बनेंगे ना 90 के, क्योंकि टोटल आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल जाएं तो कितने के बराबर होते हैं 180 के। तो 90 और 60 कितने हो गए 150, तो फिर ये आपको पता लग गया कितने का होना है ये फिर 30 का ही होगा ना। फिर ये कितने का होगा 30 का। वैसे ये लिख देता हूँ, लिखा नहीं हुआ, तो ये गौर करें 90 60 30 ऐड करेंगे ना तीनों को तो 180 ही बनेगा। तो अक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आपका पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बल्कि ऊपर भी एक और बात भी वो कह रहा है, वो भी देख लें। वो कह रहा है साइन जो है ना A/B बनता है। ज़रा देखते हैं कि साइन, हमें पता है कि साइन P/H होता है, ये हम पीछे सीख के आए हैं। P क्या है आपका बच्चों, P आपका है जो है ना वो A/C, सॉरी साइन आपका क्या है A/B बन रहा है ना, साइन मेजरमेंट ऑफ ए के लिहाज से, सॉरी, तो ये देखें ए के लिहाज से वो कह रहा है ना, तो इधर से अगर देखें तो फिर एंगल ये परपेंडिकुलर बन रहा है आपका साइड 30 की तरफ से आऊँ ना, ए की तरफ से, ये उसने ये लिखा हुआ ना साथ देखें, तो वो ए की तरफ से कह रहा है, यानी कि ये ऊपर वाले एंगल की तरफ से कह रहा है। ए यहाँ पे लिखा हुआ है ना आप देख रहे हैं, तो उसके सामने परपेंडिकुलर है, तो ये फिर परपेंडिकुलर आ गया ए, और ये बी जो है हाइपोटेन्यूज है, तो ये A/B आपका बन गया। ठीक है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो उसने ए लिखा हुआ ना ये कि ए एंगल की तरफ से साइन का बताएं, तो हमने कहा ए एंगल की तरफ से फिर ये परपेंडिकुलर है ए। अच्छा जी, अब इससे आगे कोई इतना मुश्किल नहीं है, वैसे उसने साथ साथ लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कि BC, तो बच्चों BC क्या है, BC में ए आ गया ओवर AB, तो AB में क्या है C, यानी कि A/C ये आपका आंसर है। कभी कभी ना साइडें भी यूज़ कर ली जाती हैं, जो उनके लेटर्स होते हैं ना कोनों के वर्टेक्स के, वो यूज़ कर लिए जाते हैं। तो BC के दरमियान में A था और AB के दरमियान में क्या था, साइड का नाम क्या है C, ये आपका आंसर बन गया। cos 60, तो cos 60 बच्चों क्या होता है, cos का आपको पता है कि क्या होगा, cos होगा B/H, क्या होगा B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 60 के लिए आसियत परपेंडिकुलर सामने ही है, फिर तो B आपका फिर क्या बना A/B, ये आ गया जी आपका A/B। ये मैं कट कर देता हूँ कहीं, आप इसको, ये मैंने इस दफ़ा वो नहीं ना लिखे P/H B/H, मैंने इस दफ़ा आप पे छोड़ दिया कि चलें ये आप खुद लिखेंगे। अब 60 के लिहाज से परपेंडिकुलर तो आपको समझ लग गया है, फिर भी अगर आपको मसला हो तो आप इसको साइड पे लिख लें, मैं लिख देता हूँ आपको। लो जी, 60 डिग्री के लिहाज से आपका परपेंडिकुलर बन रहा है उसके सामने वाला, ये परपेंडिकुलर है आपका 60 के सामने C,
तो परपेंडिकुलर सी है तो फिर ये नीचे क्या आपका ये बी है और एच आपका क्या है बी। ये 60 के लिहाज से मैंने तीन आपको लिख दिए हैं, इन तीनों को आपने जहन में रखना है। अब 60 वाले आप यहाँ से देख देख के करते जाएं। तो 60 cos 60 बी ओवर एच होता है बच्चों। बी क्या है आपका ए, एच क्या है आपका बी, ए ओवर बी आ गया, ठीक है। tan 60 पी ओवर बी होता है, तो पी आपका क्या है सी और बी क्या है ए, तो सी ओवर ए आपका ये भी आंसर बन गया। अब आगे उसने आपको कह दिया पाई ओवर 3, तो पाई ओवर 3 को आपने अपने जहन में रखना है कि पाई ओवर 3 जो होता है ना बच्चों, ये मैं आपको इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। पाई ओवर 3 बच्चों अगर आप इसे कन्वर्ट करें जैसा कि 6.1 में आपने देखा, हम इसको अगर कन्वर्जन की तरफ जाते हैं यानी कि रेडियन में, तो पाई तो कैंसिल हो गया, तो 60 डिग्री। तो अब आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि पाई ओवर 3 जब भी आ जाए तो आप उसे 60 डिग्री कह सकते हैं। पाई को 180 डिक्लेयर कर लें, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 60 बनेगा, ठीक है। पाई ओवर 6 आ जाए तो फिर वो 30 डिग्री होता है, क्योंकि 180 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 ही बनेगा। पाई ओवर 3 को रट्टा लगा लें कि 60 डिग्री होता है, पाई ओवर 6 जो है वो 30 डिग्री होता है। 3 है तो 60, 6 है तो 30, ये दो चीज़ें हो गई। और अगर पाई ओवर 4 आ जाए तो अब क्या करना है, 45 हो जाएगा वो, क्योंकि 180 को 4 से डिवाइड करके देखें हैं भला, 45 ही आएगा। पाई ओवर 290 हो जाता है। अब यहाँ पे पाई ओवर 3 है तो आपको पता लग गया कि वो क्या है 60, तो मैंने उसकी जगह 60 लिख दिया। तो फिर 60 है तो फिर वही ऊपर वाला ये रूल चल रहा है अभी तक, ये जो हमने बनाई है ना 60 के लिहाज से चलेंगे। तो कॉसिकेंट है, तो कॉसिकेंट आपको पता है क्या होता है, साइन का उलट होता है बच्चों। कॉसिकेंट साइन का उलट होता है, यानी कि एच ओवर पी। तो एच आपका क्या है बी और पी आपका क्या है सी, तो ये बी ओवर सी आपका आंसर आ गया। कॉट आपको पता है बी ओवर पी होता है, कॉट किसके बराबर होता है बी ओवर पी, क्योंकि टेन का उलट है ना। तो बेस अब आप देखें यहाँ पे बेस क्या आ रही है, बेस है ए और पी है सी, यानी कि ए ओवर सी, तो ये ए ओवर सी आपका कॉट का भी आंसर आ गया। अब वो 30 के लिहाज से करना चाह रहा है, आपको ये बात बताना चाह रहा है कि 30 का भी ज़रा कुछ बताएं। तो 30 का बच्चों आप क्या कर सकते हैं, 30 के सामने आपका P है तो P आप लिख लें यहाँ पे, फिर P आपका परपेंडिकुलर इस दफ़ा क्या बन गया A, और फिर ये दूसरा आपका क्या बन गया बेस बन गई, बेस आपकी C बन गई, और सामने हाइट चेंज नहीं होती, वो तो वैसे का वैसे ही रहा। अब कॉस साइन 30 है तो साइन 30 आपको पता है क्या होता है P ओवर H होता है ना, तो P क्या आपका A, H क्या है B, तो A ओवर B आपका आंसर आ गया। कॉस 30 B ओवर H होता है, B आपको नज़र आ रहा है C और H भी आपको नज़र आ रहा है B, तो ये C ओवर B आपका ये भी आंसर बन गया। tan 30 ये पाई बाई 6 मैंने आपको अभी बताया है कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 30 ही बनेगा। पाई को 180 के साथ 180 समझ लें और 6 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से 30 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं tan 30। तो tan आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका A और बेस क्या है C, तो A ओवर C आ गया। सेकंड आपको पता है कि कॉस का उलट होता है, तो ये ऊपर कॉस फाइंड मैं कर चुका हूँ ना, इसी को पलट दें, C ओवर B था तो B ओवर C हो गया। और कॉट किसका उलट होता है 30 है ना, तो ये 30 के चल रहे हैं सारे, ये बात ध्यान में रखनी है, एंगल कहीं गलत ना कर दीजिएगा। 30 के सारे चल रहे हैं तो फिर tan 30 तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, वो क्या था A ओवर C, तो इसको पलटे हैं भला C ओवर A, क्योंकि tan कॉट का उलट है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज क्लोज हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से नोट भी करेंगे और बार बार करेंगे ना, तो फिर बच्चों इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।